नेक्स्ट है गर्ल्स। अच्छा जी, न्यूमेरिक जो हमने बेसिक मॉडल्स पढ़ लिए हैं उसके फर्दर अगर से जो बेसिक्स से निकल कर जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं यानी न्यूमेरिक मॉडल्स है, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम न्यूमेरिक मॉडल्स में पे बैक पीरियड की बात की थी, आईआरआर की बात की थी हमने, उसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात की थी। अपार्ट फ्रॉम दीज बेसिक न्यूमेरिक मॉडल्स, कंपनीज ने अब यूँ क्या किया है कि वो रियल ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, वो वेटेज मेथड की तरफ जाते हैं। यानी कि हर प्रोजेक्ट को वो वेट कर रहे होते हैं या फिर हाँ वो क्या ये स्विच करना चाह रहे होते हैं किसी, आप अगर उन्होंने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है तो वो कंपनीज ये चाहती हैं कि हम हर प्रोजेक्ट को वेटेज दें। तो उस लिहाज से डिफरेंट नंबर वन पे आपके पास एक और मॉडल आ जाता है, दैट इसको हम कहते हैं रियल ऑप्शंस। ठीक है, रियल ऑप्शंस ये होते हैं दैट इंक्लूड योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ना यू हैव ऑल्सो ऑलवेज नो कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। कोई भी ऐसी अमाउंट जिसको हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हों, लेकिन इन्वेस्ट कर चुके हों या अगर हमें उसके बजाय कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है तो हम उसको अवेल कर लें, तो हमें उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई बुरी नहीं लगती। फिर दैट वॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम ऐसे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं जिसमें हमारे कोई अदर ऑप्शंस अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो उस चीज़ को हम रियल ऑप्शंस का नाम देते हैं। सेकेंडली, फिर जो ये कंसेप्ट है रियल ऑप्शन का, इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को आप लीड आउट कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास कोई दूसरा बेहतर चांस नहीं है, तो आपको वो एक्सेप्ट करना होता है। बहुत सारे इसके भी उन्होंने बताया कि वो यू आर इफ़ यू आर समटाइम्स यू गो विद द रियल ऑप्शन न्यूमेरिक मॉडल्स व्हेन you are your product or service the way you are making is just like a new technology। या फिर यूँ कह लें कि आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो बिल्कुल न्यू है, यू हैव एंटर्ड इन द नीश मार्केट। आप ऐसे प्रोजेक्ट को डील आउट करें, ऐसे प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं जहाँ पे आपकी मार्केट बहुत नीश है, यानी कि आपकी मार्केट बहुत एंट्रेंस है, यू आर न्यू एंट्रेंस इन द मार्केट। तब आप अपने न्यूमेरिक मॉडल्स को न्यूमेरिक सिलेक्शन में या रियल ऑप्शंस को कंसिडर करें। क्लियर। फिर इसी तरीके से उनके बाहर हमारे पास दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिक मॉडल है जिसको हम सेलेक्ट करना चाह रहे होते हैं, दैट इज़ स्कोरिंग मेथड्स। ठीक है, स्कोरिंग मेथड्स मैंने अभी आपको बताया कि स्कोरिंग मेथड्स वो मेथड होते हैं जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट को वेटेज कर रहे होते हैं और अनवेटेड कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर परफॉर्मेंस, विद रिस्पेक्ट टू देयर लेवल ऑफ मार्केट साइज, यू कैन से विद रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड, टेक्निकल एक्सपर्टीज़, और यू कैन सी डिफरेंट इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। इन सब चीज़ों को देखकर आप अपने वर्क फोर्स को देखकर एक वेटेज दे रहे होते हैं हर चीज़ को। जिस तरह यूँ कंसिडर कर लें कि अगर आपको एक क्वेश्चनर रिसर्च पेपर के लिए दिया जाता है, आप क्वालिफाई कर होते हैं, अच्छा इसको मैंने वेरी स्ट्रांगली टिक करना है, इसको मैंने मेरे हाथ से ये गुड है ये बैड है, आई विल गो फॉर द न्यूट्रल। इसी तरीके से कंपनीज एक न्यूमेरिक मॉडल में स्कोरिंग मेथड भी यूज़ करती हैं कि हम अगर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लें या रिजेक्ट करें तो उसके लिए एक वेटेज बना लेते हैं कि हमने किस तरीके से उस हमारे पास जो जो फोर्सेस हैं उसको हम अच्छा कर देंगे, जो फोर्सेस हमारे पास नहीं है उसको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो उस बेस पे जो स्कोरिंग हमारे पास आती है उस बेस पे फिर हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर स्कोरिंग में अगर आपके पास 3 तरह के मॉडल्स आ जाते हैं। नंबर 1 इज़ अनवेटेड 0 to 1 फैक्टर मॉडल, सेकेंड वन इज़ अनवेटेड फैक्टर स्कोरिंग मॉडल, ये उसी का पार्ट है, एंड थर्ड वन इज़ वेटेड फैक्टर स्कोरिंग मॉडल, एंड थर्ड वन इज हाँ जी वेटेड फैक्टर स्कोरिंग मॉडल। अच्छा जी, अनवेटेड का मतलब ये है कि जहाँ पे हम उसको वेट नहीं कर रहे होते, हम जिसमें क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई करते हैं फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम अपनी प्रोजेक्ट में वर्कफोर्स के लिहाज से, अपनी टेक्निकल फैसिलिटीज़ के लिहाज से, या यूँ कह लें अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के लिहाज से कुछ चीज़ों को क्वालिफाइड जस्टिफाई करते हैं और कुछ चीज़ों को हम नॉन क्वालिफाइड जस्टिफाई करते हैं। जो जिस तरह आपके एग्जाम्पल देख लें, सैम्पल में 12 आपके पास क्वालिफाइज आ रहे हैं और 5 आपके पास डजंट क्वालिफाई। इट मीन्स कि हमारे पास ऐसी एक्सपर्टीज़ हैं कि हमारे पास हम क्वालिफाई कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, और 5 स्कोरिंग ऐसा मार्क्स है जिसमें हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है। सेकेंडली, फिर अनवेटेड फैक्टर स्कोरिंग मॉडल। अब जो अनवेटेड फैक्टर स्कोरिंग मॉडल है इसमें क्या होता है कि आपने येस और नो अलाउ करना होता है, चाहे आपके पास परफॉर्मेंस लेवल है चाहे आपके पास परफॉर्मेंस लेवल नहीं है, आप उसको स्कोर करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस लेवल जो है आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, उन्होंने बता दिया लेट्स फॉर यूजिंग अ क्राइटेरिया, अगर तो हमारे एस्टिमेटेड एनुअल प्रॉफिट जो डॉलर्स में है
वो अगर एक 1 करोड़ से अबव होते हैं तो मैं उसको 5 स्कोर कर दूँगी, 5 स्कोर। और अगर हमारे जो वेट एस्टिमेटेड एनुअल प्रॉफिट्स हैं अगर उस प्रोजेक्ट से लेस दैन 2 लाख है तो मैं उसको डिसएग्री यानी कि 1 पर उसे रखूँगी कि मैं उस प्रोजेक्ट को डील आउट नहीं करूँगी। सिमिलरली अगर ये जो परफॉर्मेंस लेवल्स के उन्होंने क्राइटेरिया बता दिया, अगर द क्वालिटी ऑफ माई फाइनल प्रोडक्ट अच्छी बनेगी, सिग्निफिकेंट और विजिबल होगी तो मैं उसको 5 कंसिडर करूँगी। और अगर तो मेरी प्रोडक्ट की सिग्निफिकेंटली एंड विजिबल लोअर रहेगी तो मैं उसको फर्स्ट कंसिडर करूँगी। इस बेस पे वो क्या करते हैं कि अब वेटेज नहीं देते हैं, इसमें हम अपने स्कोर कर रहे होते हैं। इसको हम स्कोरिंग भी कहते हैं, यू कैन से इसको हम उसको हम कहते थे इंटरवल स्केल कहते थे हम इसको रिसर्च मेथड्स में। तो उस बेस पे हम अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट या रिजेक्ट कर रहे होते हैं। थर्डली हमारे पास आ जाता है वेटेड फैक्टर स्कोरिंग वाला, जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट्स को, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको हम वेट कर रहे होते हैं, यानी कि स्कोर मल्टीप्लाई बाय वेट। जो हमने फर्स्ट में ऐड किया था हमने अनवेटेड फैक्टर मॉडल को, उसके हमारे पास हमने जस्टिफाई कर लिया। उसके बाद हमारे पास स्कोरिंग मेथड में हमारे पास स्कोर्स आ गया। नाउ वी हैव टू पाइल अप, वी हैव टू ऐड द बोथ द स्कोर्स। ये देखिए आपके पास यहाँ पे समेशन एस मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, यानी कि यू हैव टू कंसिडर सम द स्कोर्स विद द वेटेज, कि आप हर एक क्राइटेरिया को, हर एक स्कोर को वेटेज के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो अमाउंट आएगी आपके पास, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी, आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजर वो डिसाइड करेगा कि आपका प्रोजेक्ट हेल्दी है, आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल में जाएगा या नहीं जाएगा। अगर तो इसकी रेशियोज़ आपकी नेगेटिव में आती हैं तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। और इसी वेटेज के बाद अगर आपकी क्राइटेरिया पॉजिटिव में आ रहे हैं तो उसका मतलब है दैट यू विल गो फॉर द फेवर ऑफ द प्रोजेक्ट। क्लियर? सिमिलरली फिर वो आगे इसके इन्हीं के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। जिस तरह प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल्स के अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसी तरीके से वो कहते हैं कि कंपनीज जो हैं जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग मेथड और वेटेज मेथड की तरफ मूव कर रही हैं तो इसके एक अपने एडवांटेजेस हैं। देयर आर मल्टीपल क्राइटेरिया कि आप किस तरह अपने प्रोजेक्ट को जज करें। तो उनके लिए वो कहते हैं कि अगर तो आपका प्रोडक्ट, चाहे आप प्रोडक्ट पे डील करें कंपनी या आप सर्विसेज पे डील करें, जो क्राइटेरिया है स्कोरिंग मेथड का या और रियल ऑप्शंस का, वो दैट वर्क्स बोथ फॉर द टेंजिबल एंड एज वेल एज द इनटेंजिबल क्राइटेरिया। ठीक है। सेकेंडली भी वो बात करते हैं कि बहुत स्ट्रक्चरली सिंपल है, इसको बहुत इजी अंडरस्टैंड करना है और कंपनीज को लगता है कि आपके बेहतर तरह से आपको डिटर्मिन कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस को, बिकॉज इसमें आपके इंटरनल जो है वो फैक्टर्स ज़्यादा इंक्लूड होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब यह है कि इंटरेस्ट रेट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, वो इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते। मोस्टली जो आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, वो स्कोरिंग वो इस पर ज़्यादा बेस कर रही होती है इन मॉडल्स पे एज़ कम्पेयर टू द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्सेस। थर्डली वो बात करते हैं कि ये प्योरली इज़ योर डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर मैनेजरियल पॉलिसी, कि मैनेजर्स किस तरह अपनी कंपनी को देखते हैं, बिकॉज वो बेहतर जानते हैं आपका स्टाफ कैसा है, हाउ विल दे परफॉर्म, हाउ विल दे एग्जीक्यूट दैट प्रोजेक्ट और दैट पर्टिकुलर सिलेक्शन मॉडल्स के वो किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को साथ लेकर चल सकते हैं। तो दैट वॉज ऑल इंटरनली पॉलिसीज़। एंड फिर वो बात करते हैं दे कैन ईजीली बी चेंज एंड ऑल्टर्ड, अगर हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो हम उसको अरेंज मैनेजमेंट के अंदर कर सकते हैं। चाहे वो एचआर डिपार्टमेंट है, चाहे वो हमें एम्प्लॉयज़ या सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो मैनेजर्स क्या करते हैं उस चीज़ को अकोमोडेट या चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली इनके उन्होंने डिसएडवांटेजेस बता दिए हैं। वो सबसे पहले उनका डिसएडवांटेज ये है जो स्कोरिंग मॉडल्स के जो आउटपुट है दैट वॉज स्ट्रिक्टली अ रिलेटिव मेजर। इट मीन्स कि अगर तो वो आपके स्ट्रांगली एग्री करें या स्ट्रांगली डिसएग्री करें, फॉर अगर वो क्वालिफाई ही नहीं करें और आप फिर भी अपने कंपनी को चाहते हो कि वो एक्सेप्ट हो, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप अपने प्रोजेक्ट के स्कोर को जस्टिफाई करो। आपके प्रोजेक्ट के स्कोर आपकी यूटिलिटी को, आपके फ्लेक्सिबिलिटी को डिफाइन ही नहीं करते। There is a chance of flexibility in the payback period, in the IRR, in the net present value, but there is no flexibility aspect in the scoring methods, because you have to go with the numbers.
क्लियरली सिमिलरली वो कहते हैं कि आपके जो स्कोरिंग मॉडल है वो बहुत लीनियर फॉर्म पे, जिस तरह एक रिग्रेशन लाइन होती है, दे आर इंज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट, कि आप अपने सारे मैनेजरियल पॉलिसीज़ जो हैं, सारे जो इंडेक्सेस हैं वो आप इंडिपेंडेंट लेकर चलें। तो इट इज़ क्वाइट यू कैन से अ रिग्रेसिव और एग्रेसिव एस्पेक्ट टूवर्ड्स द मॉडल्स, कि आप उसको एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा रिलेटिव हो रहे हैं। फिर वो बात करते हैं गर्ल्स, द यूज़ ऑफ दीज मॉडल्स, you need a large number of time, a large number of criteria. You have to made 2 to 3 sittings and then make a criteria, and then you have to judge the quality of the research, and then you have come to an end कि अच्छा हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक हो गया। आप लोगों ने यहीं तक मॉडल्स करने हैं, न्यूमेरिक मॉडल्स, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी एनालिसिस से पहले पहले तक। ठीक है।